गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की हैं स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया के अंडर। तो ये स्कीम ऑफर कर रही है रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को इन रिटर्न फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अगर वो इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे तो कंपनीज जो हैं वो लगभग 8,000 इलेक्ट्रिक फोर व्हीकल्स यूनिट्स एनुअली इंपोर्ट कर पाएंगी 15% की कस्टम ड्यूटी पर, एज़ कम्पेयर टू जो अभी 70 से 100% के आसपास उन्हें देनी पड़ती है। ये बेनिफिट जो है वो 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्रूवल, और ये सिर्फ कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स को ही एप्लीकेबल होगा जिनकी मिनिमम सी आई एफ क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट की वैल्यू $35,000 की है। अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स को मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़ रुपए की करनी होगी विद द इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ द स्कीम, और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस विद इन 3 ईयर्स उन्हें एप्लीकेशन अप्रूवल के शुरू करने पड़ेंगे। लैंड कॉस्ट को इसमें जो है वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। न्यू प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट यूटिलिटीज़, बाकी की इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू बिल्डिंग्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स में माना जाएगा 4,150 करोड़ रुपए की गिनने के लिए। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन उन्हें 25% करनी होगी विद इन 3 ईयर्स और 50% करनी होगी विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम दी अप्रूवल डेट। एप्लीकेंट्स को अपनी कमिटमेंट दिखानी होगी कि वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, और वो कमिटमेंट जो है वो एक बैंक गारंटी जो कि एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगा इंडिया का, उसके द्वारा बैक्ड होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा के लिए, पूरे टाइम स्कीम ऑफ जब तक स्कीम चल रही है। तो बेनिफिट्स लेने के लिए एप्लीकेंट जो है उसको उनका ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू जो है वो लगभग 10,000 करोड़ का होना चाहिए ग्लोबली, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी की और या फिर उसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की फिक्स्ड एसेट्स में लगभग 3,000 करोड़ की होनी चाहिए। एप्लीकेशन विंडो जो है वो 6 महीने के लिए ओपन होगी बहुत जल्द, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो उसके पास राइट होगा कि वो एप्लीकेशन विंडो कब ओपन करेगी, और एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 5 लाख रुपए की जो है पेबल होगी बाय द एप्लीकेंट। अब अपार्ट फ्रॉम दैट और भी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है चल रही हैं इंडिया के ईवी इकोसिस्टम को एडवांस करने के लिए, जैसे पीएम ई ड्राइव स्कीम जिसको 2024 सितंबर में लॉन्च किया गया, इंसेंटिवाइज करने के लिए सेल ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स, ई ट्रक्स, ई एम्बुलेंसेज, ई बसेस को। ठीक है, फिर है आपकी पीएलआई स्कीम्स जो हैं वो अलग अलग चल रही हैं ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स में की मैन्युफैक्चरिंग में। फेम 2 स्कीम थी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर पीएम ई बस सेवा स्कीम है जो लगभग 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय करना चाहती है। अब यही जो है SPMEP-CI स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं IATA's 81st एनुअल जनरल मीटिंग। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 81st एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो है वो इंडिया में होल्ड किया गया है रिसेंटली, और वो इंडिया जो है वो पहली बार जो है इस इवेंट को पिछले 42 साल में होस्ट कर रही है। IATA क्या है? एक ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है वर्ल्ड की एयरलाइंस की, ताकि सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल एयर ट्रांसपोर्ट इंश्योर किया जा सके। लगभग 82% ऑफ ग्लोबल एयर ट्रैफिक को ये रिप्रेजेंट करती है। मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन याद रखना इसको फाउंड जो है वो हवाना, क्यूबा में किया गया था, और लगभग 350 मेंबर्स हैं इसके फ्रॉम 120 नेशंस इन एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब। फंक्शंस इसके हैं क्या हैं? इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन सेट करना, एडवोकेसी करना एयरलाइंस के इंटरेस्ट के बेसिस पर, फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स जो होते हैं आपके एफिशिएंट फंड्स ट्रांसफर्स के लिए, उनको मैनेज करना, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स बनाना, डेटा रिसर्च करना। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत जन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है रिसेंटली भारत जन मल्टी मॉडल LLM, और ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, और इसको नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंडर बनाया गया है रेवोल्यूशनाइज करने के लिए AI डेवलपमेंट अक्रॉस इंडियाज़ लिंग्विस्टिक और कल्चरल स्पेक्ट्रम। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया है,
और ये प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करता है टेक्स्ट, स्पीच, इमेज मोडालिटीज़ और ऑफर करता है सीमलेस एआई सॉल्यूशंस 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। अब इसके मिशन के 4 पिलर्स हैं: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का यूज़ करते हुए रशिया के ऊपर अटैक किया है और लगभग 40 प्लेन्स उनके डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जो कि एआई से एआई से एनहांस्ड होते हैं ताकि वो परफॉर्म कर सके एडवांस टास्क ग्रेटर प्रिसीजन और ऑटोनॉमी के साथ। तो ये मिशन स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू जैसे। फर्स्ट पर्सन व्यू का मतलब क्या होता है? जो पर्सन इसको पायलट कर रहा है इस ड्रोन को, वो वैसा ही देख सकता है जैसे ड्रोन देखता है, ठीक है। तो एक कैमरा अटैच होता है ड्रोन की बॉडी पर, तो ड्रोन के थ्रू वो सब देख लेता है। लेकिन पहले ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो है लॉन्च करने से पहले एक रिकॉनेसेंस ड्रोन जो है लार्जर रेंज का पहले जाता है, उस एरिया को सर्वे करता है और फिर उस स्पेसिफिक रीजन को ज़ीरो इन करता है ताकि जहाँ पर टारगेट करना है। तो FPV ड्रोन्स जो है उनकी तो खुद की तो स्मॉलर रेंज होती है, बहुत ही कम किलोमीटर्स की। तो इसमें GPS इंडिपेंडेंट नेविगेशन होता है, स्मार्ट पायलट सिस्टम होता है, लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो की एडवांटेजेस क्या होती हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ होती हैं इनकी FPV ड्रोन्स की। लेकिन मेजर चैलेंज ये होता है कि ड्रोन की मूवमेंट जो है जब हो रही होती है तो सराउंडिंग्स जो है वो ड्रोन ऑपरेटर नहीं देख पाता है। तो इसको आपने देखा होगा फिल्मिंग में या बाकी के नॉन डिफेंस पर्पसेस में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्कोसुर। ये टॉपिक इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने रिसेंटली पैराग्वे के प्रेसिडेंट को बोला है कि इंडिया और पैराग्वे जो है वो फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो मर्कोसुर के साथ इंडिया का चल रहा है। तो मर्कोसुर क्या है? सदर्न कॉमन मार्केट, साउथ अमेरिकन रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह से। इसको 1991 में क्रिएट किया गया था ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज और पीपल हो सके मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। ओरिजिनली तो इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और यूरुग्वे मेंबर थे, लेकिन बाद में बोलिविया और वेनेजुएला भी इसके मेंबर बने। लेकिन वेनेजुएला याद रखो 2016 से सस्पेंडेड है इसमें। अब इसमें जो है एसोसिएट मेंबर्स भी हैं कुछ: चिले, कोलंबिया, इक्वेडर, गुयाना, पेरू और सरीरेन, ठीक है। तो यूरुग्वे में इसका हेडक्वार्टर है और ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस इसकी स्पेनिश और पोर्चुगीज़ है। ये फोर्थ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मार्केट है आफ्टर यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एशियान। इंडिया और मर्कोसुर जो है उन्होंने 2004 में ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रायगढ़ फोर्ट। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जॉइंट एक्सकेवेशन की है रिसेंटली और यंत्रराज जो है वो डिस्कवर किया है रायगढ़ में। तो यंत्रराज क्या है? यंत्रराज क्या होता है? एस्ट्रोलेब जो बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज़ को और या टाइम को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रायगढ़ फोर्ट क्या है? एक हिल फोर्ट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस पर ये सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स पर। एलिवेशन लगभग 2700 फीट की है। ये वैली से जो है सराउंडेड है, काल और गंधारी रिवर्स द्वारा बनाई गई वैलीज से। और फोर्ट जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक को भी ओवरलुक करता है जिसको गंगा सागर लेक कहते हैं। ये ओनली एक्सेसिबल रहता है बाय अ पाथवे ऑन वन साइड और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर फोर्ट्रेसेस है ये ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू और इसको जिब्राल्टार ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। और इसको सीज़ किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में फ्रॉम चंद्रराव जी मोरे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रेनोवेट करवाया इस फोर्ट को और डिक्लेयर कर दिया एज कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर इन 1674 AD। लेकिन ब्रिटिश ने एक आर्म्ड कैंपेन एग्जीक्यूट किया 1765 में और 1818 में इसको दोबारा फोर्ट को लूट के और डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिश द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं NCDIR। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से डील करने के लिए रादर दैन सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ये एक स्टडी की गई है NCDIR आपके नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च द्वारा, बेंगलुरु द्वारा। तो NCDIR है क्या? परमानेंट इंस्टीट्यूट है ये, ICMR का, बेंगलुरु में लोकेटेड है।
यूटिलाइज करता है इन्फॉर्मेशन साइंस हेल्थ रिसर्च के लिए, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि सस्टेन और डेवलप करना एक नेशनल रिसर्च डेटाबेस ऑन कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और स्ट्रोक। तो ये सेंटर क्लोजली वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, टेक्निकल सपोर्ट देता है सभी सेंट्रल, रीजनल, स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल कॉलेजेस, इवन नॉन गवर्नमेंटल और प्राइवेट सेंटर्स को भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक 5 ईयर का इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस इंडिया, एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन के साथ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जिसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। असिस्टेंस देता है ये डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, ग्रांट्स, लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। पॉलिसी डायलॉग्स फैसिलिटेट करता है, एडवाइजरी सर्विसेज देता है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज करके देता है को फाइनेंसिंग ऑपरेशंस के थ्रू। ओके, तो बैंक का फोकस है 6 की एरियाज़ में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंस और क्लाइमेट चेंज। और ये वर्क करता है इन पार्टनरशिप विद एनजीओज एंड प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो। मेंबरशिप जो है वो सभी मेंबर्स के लिए ओपन है, एसोसिएट मेंबर्स के लिए ओपन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट के लिए, और ये बाकी की रीजनल कंट्रीज़ और नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी ओपन है, ठीक है, जो यूएन के मेंबर्स हैं। तो इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑपरेट करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही जो है वो एक प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं। जापान क्योंकि फाउंडर था एडीबी का और लार्जेस्ट शेयर होल्डर है बैंक का, तो अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं एडीबी के वो सब जापान से ही हुए हैं। एडीबी जो है वो वर्ल्ड बैंक पर ही क्लोजली मॉनिटर्ड है। तो इसके जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं वो जापान, यूएस, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो है अपनी फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स के थ्रू जो है वो कैपिटल रेज करता रहता है। तो अगर हम इसकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स देखें तो इंडिया जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है, 14% बैंक की फाइनेंशियल कमिटमेंट है। उसके बाद चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is manufacturing of electric cars in India. This topic is important for your economy section. Ministry of Heavy Industries has issued a detailed guidelines under the scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India. So this scheme will offer reduced import duties to global electric vehicle manufacturers in return for significant investments in domestic manufacturing. So companies can import up to 8,000 electric four-wheelers units annually at a reduced customs duty of 15% compared to the existing 70 to 100%. So the benefit will be applicable for 5 years from the date of application approval, and this will only be applicable on completely built units with a minimum CIF of $35,000. CIF means cost, insurance, and trade value. Okay. So approved applicants would be required to make minimum investment of 4,150 crore rupees in line with the provisions of the scheme. Manufacturing operations must commence within 3 years of the application approval. So eligible investment would be in new plant, machinery, equipment, and associated utilities, engineering, R&D, new buildings, charging infrastructure, but land costs will not be included. So these companies would have to make minimum domestic value addition of 25% within 3 years and minimum 50% within 5 years from the approval date. The applicant has to show commitment to set up manufacturing facilities, and it shall be backed by a bank guarantee from a scheduled commercial bank of India. The bank guarantee should be valid at all times. To qualify and receive benefits under the scheme, an applicant is required to have a global group revenue from automotive manufacturing of a minimum 10,000 crore rupees, and the global investment of a company or a group of its companies in fixed assets must be at least 3,000 crore rupees. The application window will be open for 120 days starting soon, and there shall be a non-refundable application fee of 5 lakh rupees which will be payable by the applicant while filing the application form. So there are other schemes as well, like PM E-Drive scheme, which incentivizes sales of e-two-wheelers, e-three-wheelers, e-trucks and e-ambulances and even e-buses. Then we have PLI schemes related to automobile and auto component industry and even advanced chemistry cells.
Then we have FAME 2 scheme also with the objective of domestic manufacturing of electric vehicles. Then PM E-Bus Seva scheme to support deployment of more than 38,000 electric buses. And now this SPMEPCI scheme has also been launched. So the next topic is IATA's 81st annual general meeting. This topic is important for your international relations and economy section. So International Air Transport Association's 81st annual general meeting and World Air Transport Summit is being held in India, and it marks the first hosting of this event by India in 2042 years. What is IATA? It is a global trade association of the world's airlines who represent, lead, and serve the airline industry so as to ensure safe, secure, efficient, and economical air transport. It represents 82% of the global air traffic. It is headquartered at Montreal, Canada. It was founded in Havana, that is in Cuba, in 1945, and right now it has about 350 members from 120 nations in every part of the globe. So the functions of IATA include industry standards and regulations, advocacy on behalf of airlines, financial systems which manage so basically which manage the global financial systems for efficient fund transfers, training and certification, data research. Okay. So the next topic is Bharat Jan. This topic is important for your science and tech section. So Union Minister recently launched the Bharat Jan multimodal LLM at Bharat Jan Summit. So Bharat Jan is India's first of its kind indigenously developed artificial intelligence based government funded multimodal large language model for Indian languages. It is developed under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems, and it aims to revolutionize AI development across India's linguistic and cultural spectrum. This initiative is supported by the Department of Science and Technology. This platform integrates text, speech, and image modalities, offering seamless AI solutions in 22 Indian languages. The mission's four pillars include technology development, entrepreneurship, human resource development, and international collaboration. So the next topic is first person view drones. This topic is important for your security section. So Ukraine has used first person view drones to attack Russia and destroyed more than 40 planes. So first person view drones are unmanned aerial vehicles enhanced with AI to perform advanced tasks with greater precision and autonomy. So by processing real-time video data through AI algorithms, FPV drones are able to avoid obstacles, and they carry out mission-specific operations such as surveillance and search and rescue. First-person view drones mean that a person piloting a drone can see what the drone sees through a camera attached to the body. Before FPV drones are deployed, a reconnaissance drone with a larger range first goes to the survey the area and zero in on a specific region which needs to be targeted. So FPV drones have a much smaller range of a few kilometers. They have GPS independent navigation, smart pilot system, lidar technology is used. So the key advantages are cost and deep strike capabilities, but the major challenge is that the drone's movement through their surroundings cannot be seen by the drone operator. Okay. So apart from, of course, defense use, they are also used in filming and other non-defense purposes. So the next topic is Mercosur. This topic is important for your international relations. So PM Modi has recently told visiting Paraguay president that India and Paraguay can work together to further expand the preferential trade agreement with the trading bloc Mercosur. Mercosur is basically Southern Common Market, and it is a South American regional economic organization which was created in 1991 to facilitate the free movement of goods, capital, services, and people among the member countries. It originally comprised of Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay, but later on Bolivia and Venezuela joined it. Venezuela, remember that it has been suspended since 2016. It also has associate members like Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, and Suriname. Its headquarters is in Uruguay, and its official working languages are Spanish and Portuguese. So it is the fourth largest integrated market after the European Union, North American Free Trade Agreement, and ASEAN. India and Mercosur signed a preferential trade agreement in 2004. So the next topic is Raigad Fort. This topic is important for your art and culture section. So Archaeological Survey of India and the Raigad Development Authority has jointly excavated uh, a Yantra Raj.
that is astrolabe at Raigad. Astrolabe is basically used for tracking the celestial bodies and tracking the time. So Raigad Fort is a hill fort situated in Raigad district of Maharashtra. It is situated in the Sahyadri mountain ranges of the Western Ghats. It stands at an elevation of 2,700 feet. It is surrounded by valleys shaped by the Kal and Gandhari rivers, and the fort is also overlooking an artificial lake known as the Ganga Sagar Lake. It is only accessible by a pathway on one side through several steps in a stiff climb. It is one of the strongest ever fortresses of the Deccan Plateau, and it is also known as the Gibraltar of the East. It was seized by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1656, and Chhatrapati Shivaji Maharaj renovated it and declared it the capital of the Maratha Empire in 1674. The fort was the location for an armed campaign executed by the British East India Company in 1765, and then in 1818, the fort was looted and subsequently destroyed by the British. So the next topic is NCDIR. This topic is important for your governance section. So public primary health centers are better prepared for diabetes and hypertension care than the sub-centers, community health centers and sub-district hospitals. This has been revealed by a study undertaken by the National Center for Disease Informatics and Research, Bengaluru. So what is this NCDIR? It is a permanent institute of the ICMR located in Bengaluru. It utilizes information science for health research as its integral component. Its objective is to sustain and develop a national research database on cancer, diabetes, cardiovascular diseases, and stroke. It works closely with the Ministry of Health and Family Welfare. It encourages and extends technical support to all central, regional, state medical institutions and medical colleges, non-governmental and private centers for consulting and establishing data collection. Okay. So the next topic is Asian Development Bank. This topic is important for your international relations and economy section. So Asian Development Bank president recently announced that a 5-year initiative will be done to transform urban infrastructure across India with an estimated investment of $10 billion. So Asian Development Bank is a multilateral development bank established in 1966, and it is the principal international development finance institution for the Asia Pacific region. Its headquarters is located in Manila. It provides assistance to its developing member countries, the private sector, and public private partnerships through grants, loans, technical assistance, and equity investments. ADB maximizes the development impact of its assistance by facilitating policy dialogues, providing advisory services, and mobilizing financial resources. Okay, so it focuses on 6 key areas: education, health, transport, energy, finance, and climate change. It also works in partnership with NGOs and private companies to improve capital markets and business infrastructure of developing countries in the region. Its membership is open to members and associate members of the United Nations Economic Commission for Asia and the Far East. It is also open to other regional countries and non regional developed countries, which are members of the UN or any of its specialized agencies. It is operated by a board of directors who also are responsible for electing a president. Because Japan founded the ADB and it remains the largest shareholder of the bank, every single president of the ADB has been from Japan. So you can see that it has been modeled on the closely on the World Bank. ADB's 5 largest shareholders are Japan, US, China, India, and Australia. It raises capital regularly through the international bond markets also. In terms of financial commitments to members, which are developing countries, India ranks first with 14% of the bank's financial commitment, followed by China, Bangladesh, Philippines, and Pakistan. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.